मैं आपको पुरानी बातें थोड़ी सी याद दिलाता हूं, जो मैं आपको मान रहा हूं कि आप 30, 31, 32 पढ़ोगे, और वो भी वही है जो आपने पहले पढ़ा है। याद करो, फोर्सेस की दो वैरायटी होती है, कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्डन पाथ पर डिपेंड, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनका वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उनके वर्डन एक क्लोज लूप में, यानी कि अगर घूमकर वापस वहीं हो जाओ तो क्या जीरो होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, क्या होती है? दो लड़कियां एब्सेंट है क्या आज कोई, या ये पूरी है? क्यों पूरी है क्या? तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमने कंजर्वेटिव में वर्डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता, और वो जीरो होता है अपन जब पूरे चक्कर में करते हैं। और हमने बोला था कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके लिए चीज डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? आपका जो वर्डन होता है, असलियत में जो वर्डन होता है, रिवाइज करवा रहा हूं, जो वर्डन होता है वो होता है F.ds। क्या होता है? F.ds का इंटीग्रेशन, अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर तो वर्डन जो आपका dw उसे लिखते हैं du इक्वल्स टू माइनस dw, du इक्वल्स टू दैट इज माइनस इंटीग्रेशन F.ds। बोल यस और नो, है ना? अगर अपन वो ध्यान देंगे तो अपन ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन है du, इसे लिखते हैं डेल्टा u इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टाइम्स, मैंने सब सही करा ना? हाँ, माइनस टाइम्स इंटीग्रल F.ds। बोल यस और नो। अगर आपको बहुत ध्यान से याद हो तो याद करो, डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल F.ds, जिसे हम कभी कभी रटने के लिए ऐसे भी लिख लेते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स लिखना हो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू इंटीग्रल F.ds। U initial U final is a property of potential energy at a particular point, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो पढ़ के आए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें समझ, या जिन्होंने पहले का याद है 110%। मैं पिछले 3 दिन से चला रहा हूँ, पढ़ के रखना। नहीं पढ़ गया मेरी गलती नहीं है, अब पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी रिवाइज करा ही रहा हूँ। 13 तो इम्पॉसिबल टास्क है एकदम। इधर सुन ध्यान से, यहाँ से उठाया अपन ने, अगर पार्टिकल यहाँ से उठाकर एच हाइट ऊपर लेके तो पोटेंशियल mgh, और वो mgh तब होती है जब यहाँ जीरो मानते हैं। अगर यहाँ पे mgh मानो तो यहाँ 2 mgh, यहाँ 3 mgh मानो तो यहाँ 4 mgh, तो डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अरे हाँ ना बोल। किसी भी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए दूसरी जगह की डिफाइन होनी, या कहीं ना कहीं एक जगह अपने को जीरो माननी चाहिए। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स पता होगा चाहिए तभी डिफाइन कर सकते हैं जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, क्योंकि जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो वर्डन पाथ पर डिपेंड। याद करो, कंजर्वेटिव फोर्स के सर ने आपको 3 बात बताए थे कि या तो फोर्स कांस्टेंट होता है, या तो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के 3 हिस्से, या तो फोर्स कांस्टेंट होता है, या वो fx i कैप यानी कि इस टाइप का x स्क्वायर i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप, या फिर वो ऐसा टाइप का होता है जो परफेक्ट डिफरेंशियल, जो परफेक्ट तो अलग टाइप का। जैसे कि आपको बताया वो एक स्पेशल टाइप का फोर्स 5 i कैप नहीं y i कैप प्लस x j कैप, अगर आपने नोट्स पढ़े हो तो दिखाई दिया होगा y i कैप प्लस, ये परफेक्ट डिफरेंशियल। तो 3 टाइप के मेनली फोर्सेज होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपका कांस्टेंट फोर्स है तो भी वो फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव होगा। अगर वो i के साथ x का फंक्शन है, i j के साथ y का फंक्शन है, और k के साथ z का, तो भी वो कंजर्वेटिव होगा। या फिर स्पेशल केस में जो परफेक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है? तभी वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इन 3 सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आती है और इसे ऐसे बोलते हैं और इसे पोटेंशियल लिखा जाता है। ये फॉर्मूला तब यूज लेते हैं, ये फॉर्मूला तब यूज लेते हैं जब फोर्स पता और पोटेंशियल निकालनी हो। फोर्स पता हो और ये तब आएगा जैसे मान लो एक सवाल आ जाए ऐसा, ध्यान सुनना, ऐसा अपने मन से पूछना तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मान रहा हूं तू ये सवाल कर सकता है। अरे यार हाँ ना बोल, क्या सवाल? मान लो आपको बोले जाएगी फोर्स है x स्क्वायर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात। आपको बोला जाए 1,2 पे एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, कितनी है? अब आपसे पूछा जाए बता पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2,4 पे, 2, क्या होगी? तो क्या आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो? आप लिखोगे u इनिशियल माइनस, और कैसे इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल लोगे, x की लिमिट लगाओगे 1 से 2 और y की लगाओगे 2 से 4। नहीं आया नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ऐसे फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। बोलिए यस और नो। तो ये फॉर्मूला तब यूज लेते हैं जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंटीग्रल F.ds, और ये तभी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कैसे ले जा रहे हैं इससे इस बात पे, इस पे कोई फर्क नहीं आया। दूसरी बात, अगर आपको फोर्स की जगह पोटेंशियल एनर्जी पता हो और फोर्स निकालना हो तो याद कर, फोर्स को आपने लिखा था फोर्स बराबर माइनस du/dx। क्या लिखा था? ये सिर्फ फोर्स का x कंपोनेंट लाता है। कौन सा लाता है? अगर अपन पूरे फोर्स के फॉर्मूले को ढंग से देखें तो फोर्स का फॉर्मूला आपको ऐसे लिखाया गया था, माइनस w/x i कैप माइनस w/y j कैप माइनस w/z k कैप।
माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई, ये डबा का क्या मतलब है? क्या ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है? क्या ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नहीं आया, आया नहीं आया। अभी पूरी कहानी जो मैंने अभी इतनी सी देर में बोल दी ना, कम से कम 1.5-2 लेक्चर पढ़ाई गई है तुम्हें, कम से कम 2 लेक्चर कम से कम पढ़ाई गई जब आपको वर्क पर एनर्जी पढ़ाई गई। और पिछले 3 लेक्चर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आपको आना, क्योंकि अब जो पढ़ाने वाला वो एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। क्यों? अभी तक जो आपने सब कुछ पढ़ा था, अभी तक जो आपने सब कुछ पढ़ा था वो सब एक जनरल फोर्स के लिए था, कोई भी फोर्स हो जो कंजर्वेटिव हो। आज हम एक रियल फोर्स पढ़ रहे हैं जो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे नहीं आया। कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 by R स्क्वायर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ, अगर वो कंजर्वेटिव है तो क्या उसका वर्डन डिफाइंड है? क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है? इसलिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? मुझे लगा तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? इतनी बातें याद होनी। 2 मिनट दे रहा हूं, अगर कुछ अपनी भाषा में लिखना हो तो लिख लो। बेसिक रिवीजन 11, फिर आगे बढ़ता हूं। या ये लिख लो, साले जब टीचर ने बोला था तो पढ़ लेना चाहिए था, अब क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तेरी ही नालायकियत है। तो क्या बाल बढ़ रहे ना, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल रहा बाल कटाने का। इधर देख, आ जाओ। तो जो मैं बोला चमका, तो बेसिकली हेडिंग डाले जो मेनली अपने को पढ़ना है, बट ये पूरा बेस्ड है वर्क पर एनर्जी पर। ध्यान से सुने, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अपन स्टैंडर्ड तरीके से चालू करते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुन। मान लो एक चार्ज Q1 है, मान लो एक चार्ज Q2 है। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। जैसे अर्थ के ऊपर अगर अपन यहाँ पे पार्टिकल को रखें तो अपन उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ लिखते हैं, फिर ऊपर ले जाएं तो फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ लिखते हैं। वो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पार्टिकल और अर्थ सिस्टम की होती है, मतलब दोनों की मिलके वो होती है। हम क्योंकि अर्थ तो हिलती नहीं है तो हम उसी से बात करते हैं। पता जो मैं बोला चमका? बहुत बढ़िया। ऐसे ही मान लो 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 जो कि R1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई साहब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो ऐसे लिखना चाहिए, U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन बाय, मान लो कि मैं Q2 को, इसको तो फिक्स रखता हूं, और मान लो कि मैं Q2 को R1 से R2 हिलाता हूं। R1 से R2, पहली बात है कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए कैसे भी हिलाओ कोई फर्क पड़ने वाला। तो मान लो मैं Q1 से Q2 को R2 तक ले जाता हूं, Q2 को R1 से R2 तक ले जाता हूं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इसलिए अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा, अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा तो वास्तविकता में क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? मुझे लगाएं तुम्हें आया। ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है वर्क डन बाय? बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, तो Q1 से Q2 मान लेते हैं कि जब हम पार्टिकल Q2 को x से लेकर dx चलाया, हमने जब x से लेकर चलाया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कितना लगा? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट ही लग रहा था? क्या डिस्प्लेसमेंट भी राइट ही हो रहा था? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा गया, छोटा सा वर्क डन dw जो लिखा गया वो लिखा गया k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx। पहले बताओ यस और नो? फोर्स भी इधर ही, डिस्प्लेसमेंट इधर ही, जीरो एंगल, कोई बुराई वाली बात। तो k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx, k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू क्या dw इक्वल्स टू f डॉट dx लिख दिया है? अरे हाँ ना बोल। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या लिमिट लगाए R1 से R2? अरे कहां से कहां तक? तो क्या टोटल वर्क डन निकल आएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, मतलब वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया जिसे हम U इनिशियल माइनस U फाइनल बोल रहे हैं, क्या वो k Q1 Q2 बाई, ध्यान सुनना, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, क्या 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो k Q1 Q2 बाई R1 माइनस k Q1 Q2 बाई R2। नहीं आया? सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी। सर ऐसे क्यों बताया? कुछ अच्छी चीज लानी है इसलिए।
अब मुझे ये भी समझ में आया कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इफ वी हैव टू। अच्छा, किन दो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है? जब एक सिस्टम हो Q1 Q2 जो R1 दूरी पर हो, क्या U इनिशियल इस सिस्टम की एनर्जी है? अरे नहीं आया। और U2 क्या तब है जब क्या Q1 Q2 R2 दूरी पर है? अरे नहीं आया, जिसे मैं U इनिशियल बोल रहा हूं और U बोलो, क्लियर है? U इनिशियल इस सिस्टम की एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी है और U फाइनल। अब मुझे कभी भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलरली डिफाइन करनी हो तो किसी एक जगह जीरो मानना, अच्छा ऐसी जगह जीरो मानना चाहिए ताकि सवाल आसान हो। जैसे आप याद करो, आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया था, क्या लिया था? तो आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया था तो आपने बोला था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होती है वो किसी भी x दूरी पे हाफ के x स्क्वायर होती है। क्या होती है? मुझे याद ही नहीं, याद है मुझे नहीं पता, पर याद कर, हाफ के x स्क्वायर तब होती है जब क्या मीन पोजीशन पे जीरो मानते हैं। मतलब क्या हमने एक पोजीशन ऐसी मानी थी जहां से हाफ के x स्क्वायर अच्छा सॉल्यूशन आया था? अरे हाँ ना बोल। फिर हमने उसे रट लिया कि भाई हाफ के x स्क्वायर आया। ऐसे यहाँ पे भी एक जगह ऐसे मान लें जहां पे जीरो अच्छी जगह मानो ताकि सॉल्यूशन बढ़िया हो। वो कब आएगा? जब सुने, हमेशा माने कि जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। क्या हो? मतलब दोनों अनंत दूरी। अरे यार, जब दोनों बहुत दूरी, बहुत तो माने कि u एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। जब दोनों अनंत दूरी पर हो तो मान ले कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया। मतलब इस पर्टिकुलर सवाल में अगर मैं मान लूं कि R2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो क्या U फाइनल इक्वल्स टू 0? अरे नहीं आया। अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल में मान लूं कि R2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो क्या U फाइनल इक्वल्स टू 0? U फाइनल इक्वल्स टू 0। तो U इनिशियल क्या आया? U इनिशियल निकल के आया U फाइनल माइनस 0 1/R2 इन्फिनिटी, क्या 0? अरे हाँ ना बोल। तो U इनिशियल निकल के आया K Q1 Q2 by R1। क्या U इनिशियल ओनली डिपेंड्स ऑन R1? क्या अच्छा सा आंसर आया? अरे नहीं आया। ध्यान से सोच, तो आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? आप ऐसा बोल सकते हो, सुनना ध्यान से, कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 R दूरी पर हों, कितनी दूरी पर? तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R होती है। क्या होती है? R होती है। और मनी ये याद रखें, when we have assumed that potential energy at infinity is 0। अरे नहीं आया। But this is the standard formula. This is known as interaction energy between two charged particles. This is known as, you need to understand it. अरे यार हाँ ना बोल। This is the interaction energy between K Q1 Q2 by R. But this is the potential energy defined when we have assumed that potential energy at infinity is 0। ये मन में पता होता है। अरे यार, अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल R दूरी पे रखे तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? K Q1 Q2 by R। K Q1 Q2 by R। आया नहीं आया? अभी और मतलब समझाऊंगा इसका, पहले से उतारो। ऐसे स्टार्ट करना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। फिर और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चलिएगा। अरे भाई हो गया तो आगे बढ़ो, थोड़ी और फील करते हैं पोटेंशियल। ध्यान समझना अच्छे से जो कह रहा हूं। K Q1 Q2 by R is the potential energy when Q1 Q2 are placed at R distance। इसको थोड़ी और फील करते हैं। एक्चुअली ये Q और क्या चीज है K Q1 Q2 by R? आप ऐसे समझो कि इसका इसका मतलब मैंने डिफाइन तो कर दिया, इसको फील करने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसे चाहो तो उतारो, नहीं तो मत उतारो, कोई जरूरत नहीं है, बस समझे। मान लो मुझे एक सिस्टम बनाना है जिसमें Q1 Q2 R दूरी पर है, जिसमें Q1 Q2 मुझे बनाना है कि मेक अ सिस्टम जिसमें Q1 Q2 R दूरी पर हो। मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं। मैं क्या हूं? तो मैं सबसे पहले क्या Q1 लाऊंगा? Q1 Q2 अनंत दूरी पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? अनंत दूरी पर। अब मैं Q1 को लाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे। क्या मुझे कोई कार्य करना पड़ा? क्या कार्य करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ शानदार है। Q1 अनंत पे रखा था, मैं चुपचाप उसे ले आया। मेरे को वर्क डन सिर्फ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टर्म्स में समझो। अरे हाँ ना बोल। मुझे वास्तविकता में Q1 को जब पहली बार लाया तो कोई कार्य करना, अब Q1 को रख दिया। अरे हाँ ना बोल। अब मैं Q2 को लाया,
फिर कार्य करना पड़ा। क्यों? क्या Q1 अपोज कर रहा था? तो Q1 कह रहा था, Q2 कह रहा था मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। Q1 रखा हुआ था और मैं आनंद से किसको ला रहा था? पकड़कर Q2 को। एक्सटर्नल एजेंट कौन? एक्सटर्नल एजेंट। हाँ तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं ना। अच्छा मैं बहुत स्लोली ला रहा हूँ। इनफाइनाइटली स्मॉल इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली क्या? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा रहे होंगे। क्वाजी स्टैटिक। हाँ ठीक है, मैंने ऐसे स्टाइल मारने के लिए बताया कि देख ऐसा होता है। बहुत स्लो ला रहा हूँ ताकि वर्डन का कोई लॉस। बहुत स्लो। यार तुम पता है जो मैं पढ़ाता हूँ उसको हंसी में ले लेते हो। जब मैं मस्ती मार रहा हूँ तो हंस लिया करो। उसका लॉजिक है उसके पीछे, नहीं समझ नहीं आएगा तुम्हें। बहुत स्लो अगर मैं उसे ला रहा हूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी का कोई गेन। अच्छा अगर मैं बहुत इनफाइनाइटली स्लो ला रहा हूं, it means the force which I have to apply to move it into this side is exactly the force applied by Q1 on Q2. If the process is very slow, we can say कि K Q1 Q2 by x square, K Q1 Q2 by is exactly F external. वास्तविकता में F external कैसे बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा। नहीं आया। अब सोच मैं ला इधर रहा हूँ, फोर्स इधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। अरे यार तो मेरे द्वारा तो वर्डन पॉजिटिव हुआ ना? नहीं हुआ। और मेरी वैल्यू कितनी है? K Q1 Q2 by x square। अरे यार हाँ ना बोल। और मैंने हिलाया dx। कितना हिलाया? dx। तो ये मेरे ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्डन हुआ। किसके द्वारा? dw एक्सटर्नल। dw तो टोटल वर्डन बाय एक्सटर्नल क्या हुआ? इन्फिनिटी से r1 या r इन्फिनिटी से 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स रखोगे तो क्या है? K Q1 Q2 बाई r माइनस 1 बाई एक्स आया ना? नहीं आया। माइनस 1 बाई एक्स तो पहले बाहर रखोगे, ये रखो। नहीं आया। पक्की बात? अरे नहीं आया। तो वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आया? K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R की माइनस R। अब ध्यान सुनो, माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, समझ लो। तूने x इधर से लिया है और dx ऐसे ले रहा है तो dx माइनस है। कंफ्यूज मत हो। तूने x ऐसे लिया, अरे यार, और dx तूने इधर लिया तो dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इसलिए माइनस है पहले से एक। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। तो वर्डन आया K Q1 Q2 बाई R। ये वही वैल्यू जो आपने पोटेंशियल एनर्जी बोली। ये वही वैल्यू जो आपने वास्तविकता में पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड जो तब स्टोर होती है जब आप उसे बनाते हो। एंड बेसिकली इट इज द एग्जैक्टली द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। K Q1 Q2 by R is the potential energy of the system. Yes or no? जैसे मान लो मैं ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ तो मेरे को कार्य mgh करना पड़ेगा ना। वही तो स्टोर हुआ है इसमें। अरे यार हाँ ना बोल। वही बात यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ। What is potential energy? समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कैसे हमने निकाली? बात क्लियर है। फील कैसे करें? पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। अरे यार नहीं आया। What is potential energy? Potential energy is basically work done by the to form the system। मतलब किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट कार्य करता है। अरे यार क्या वो ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है? वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चाहो तो ये उतार लो थोड़ी सी बात और लिख लो कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। चलो भाई लिखो, ऐसे लिखना। पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट
to form system. Work done by the external agent to form the system. जैसे आपने बोला ना कि देख, अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगा रहा है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उधर लगा रहा है, तो सोच के एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्क डन के अपोजिट है। तो आप जो आपके फॉर्मूले ना उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ सुनना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो क्लियर है? एंड माइनस टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स एफ डॉट डी एस। तुम्हें लिखा हुआ रिलेशन समझ नहीं आया? क्या तुम्हें लिखा हुआ रिलेशन समझ आया? दिस इज वर्क डन बाय माइनस टाइम्स वर्क डन बाय, क्या माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डेल्टा यू, डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस, दैट इज का माइनस टाइम्स एफ डॉट डी एस। अरे नहीं आया? आया नहीं आया? तो जो भी चीज वो पूछे वो आपको आनी। अच्छा, एक और बात, जब मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जब Q1 Q2 R दूरी पर हो तो पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 बाई R। क्या है ये? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर वेक्टर, कई लोग वेक्टर बोल रहे हैं। 10 जूल नॉर्थ, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है वेक्टर है। पर क्या वो नेगेटिव हो सकती है? क्या पॉजिटिव हो सकती है स्केलर? पर Q1 Q2 को कैसे रखेंगे? तो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये याद रखें, तो ये है साइन के साथ। तो याद रखें कि Q1 Q2 बाई R में Q1 and Q2 should be put along with sign. Q1 and Q2 should be put along with तो Q1 Q2 कैसे रखते हैं? अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। आपको जब मैंने बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू कराई थी, शुरुआती पेजेस देखो, देखो एक पेजेस बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करी थी, तो एक सवाल कराया था, ध्यान सुनना, बता रहा हूं कौन सा इलस्ट्रेशन। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, R1 दूरी पर Q2 चार्ज और मास m को रिलीज कर दिया गया और पूछा गया बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी जब वो R2 दूरी पर पहुंच जाएगा। इस इलस्ट्रेशन को सब लोग निकाल लो। मैं आज इसका एक वन लाइन सॉल्यूशन बताता हूं, ध्यान से सुने। ये इलस्ट्रेशन कराया है मैंने, जब कराया था तब भी मैंने बोला था इसका एक छोटा तरीका बताऊंगा। अरे इस सवाल को करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई आप K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर लो। मैंने आपको इस सवाल को बताया था काइनेमेटिक्स की हेडिंग में। किसमें? जब मैं आपको काइनेमेटिक्स के साथ सवाल, तुम्हें न तो सवाल मिला, तुम्हें शुरुआती 3-4 पन्नों में ही होगा। देखो अब अपने अपने पेज नंबर में बताने लगो, तुम्हारे वाले मैच थोड़ी करेंगे किसी से। Q1 और अरे भाई तुम्हें बताना ही बेकार है। मिल गया क्या? अब वो इलस्ट्रेशन सुन, इसमें कराया कैसे था आपको मैंने बताया था कि Q1 से Q2 कोई भी जनरल दूरी पे क्या K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, फिर अपन ने एक्सेलरेशन लिखा K Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर, फिर अपन ने डिफरेंशिएट करा एक्सेलरेशन को लिखा V dV बाई, फिर अपन इंटीग्रेट करा लिमिट R1 से लेकर R2, फिर आंसर निकाल लिया। सबको समझ भी आया? कोई बुराई? इस सवाल को वन लाइन में भी लिखा जा सकता है अगर पोटेंशियल एनर्जी से करा जाए। क्या अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता हो तो याद कर तेरे को E इनिशियल बराबर E फाइनल, मतलब तेरे को याद हो तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तुझे नहीं पता है
ऐसा तब लिख सकते हैं जब क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो, जब सिर्फ कैसा फोर्स हो, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, बस अब वही तो बात है। U इनिशियल जब K Q1 Q2 R1 दूरी पर है तो क्या U इनिशियल इज K Q1 Q2 बाई R1, नहीं आया। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं आया, इक्वल्स टू U फाइनल K Q1 Q2 बाई R2 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv²। आंसर खत्म। V आ गया, अरे भाई साहब V आ गया। सोचो क्या पोटेंशियल एनर्जी सवालों को आसान करती है। पहले भी इसीलिए पढ़ाई जाती थी, आप स्प्रिंग में देख लो, आप पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² पढ़ते हो, क्या उससे सवाल आसान होते हैं? वो आपको डराने के, पोटेंशियल एनर्जी बच्चा डर के पढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी एक आपको टूल दिया गया जिससे सवाल, उसे डरो मत, उसे सीखो, वरना आपको हर बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट विच बेसिकली आपको इजीली कर देता है वो सवालों को। क्या ये सवाल का सॉल्यूशन समझ आया? चाहो तो वहीं लिख लो, चाहो तो दोबारा लिख लो। ये दोबारा मत लिखो, वहीं लिखो तो फील आएगी कि देखो पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पहले पढ़ाया हो गया होगा 11वीं में। 2-3 इलस्ट्रेशन कराता हूं उसी टाइप के, देखो ध्यान से कैसे क्लोजेस्ट अप्रोच के सवालों के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको सवाल के रूप में सिखाता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये मॉडर्न फिजिक्स मैं बताता हूं, ये 2-3 जगह आ सकते हैं। ये फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आ सकते हैं, और यहाँ भी आ सकते हैं। है ये फिजिक्स ही। ध्यान से सुन, मान लो कि आपका एक चार्ज है Q1, क्या है? ये आपको बेसिकली वहां पढ़ाया जा सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल याद है? गोल्ड फॉइल होता है, अल्फा पार्टिकल फेंकते हैं, कुछ डेविएट होते हैं, कुछ सीधे आते हैं, कुछ पलट के आते हैं, याद है? तो यहाँ पे आपके उसकी Q1 की जगह लिया जाएगा ZE। क्या लिया जाएगा? और Z एटॉमिक नंबर होगा गोल्ड का। किसका? नहीं आया। खैर मैं आपको फिजिक्स की टर्म में सिखाता हूँ। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि फिक्स्ड है, इससे अनंत दूरी, अनंत दूरी का मतलब काफी दूर से। अल्फा पार्टिकल की जगह आप Q2 ले लो, इसको Q2 को फेंका गया V0 रफ्तार से। कितने से? तो क्या इसके पास जैसे से आएगा रफ्तार घटेगी? रफ्तार नहीं आया। आपसे पूछा जाए बताओ इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी? सोच के देखो, सोच के देखो, मिनिमम दूरी कैसे निकालेगा बता? बहुत सिंपल है, सवाल चमका। Q1 फिक्स्ड है, Q2 को कहां से फेंका? क्या ये जैसे इधर आएगा रफ्तार घटेगी? मिनिमम दूरी कब होगी? जब रफ्तार, तो बताओ क्या होगी यार मिनिमम? बताओ, एक लाइन में बता सकते हो तुम लोग। भाई पोटेंशियल एनर्जी से एक लाइन में लिख दोगे ढंग से सोच रहे हो तो। टू K Q1 Q2 सिंपल है। जब आपने पहले तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो क्या U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। कोई बुराई? U इनिशियल जब अनंत दूरी पर हो तो क्या 0? अनंत दूरी पर होता, अरे नहीं आया, 0। K इनिशियल हाफ mv02। जब आप बिल्कुल पास में आ जाओगे तो क्या दूरी r मिनिमम हो जाएगी? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई r मिनिमम नहीं आया, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे प्राण पखेरु, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोल, नहीं हुआ ना तुमसे? कितने लोगों ने सही सोच लिया था? थोड़ा और अच्छा करते। आइए इसी सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाते। ये Q1 चार्ज जिसका मास m है, एक और Q2 चार्ज जिसका मास भी m है, अनंत से छोड़ा गया V0, पर ये भी फ्री है। तो जब उसे छोड़ा जाए, अभी भी सवाल r मिनिमम का ही है। कुछ याद कर, स्प्रिंग मिनिमम दूरी कब होगी? एक Q1 चार्ज है मास m जो रखा हुआ है, उससे अनंत दूरी से Q2 चार्ज छोड़ा गया V0 रफ्तार से। पूछा गया दोनों के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी? अब Q1 भी चल सकता है। अरे सवाल करने में लगो, पहले कॉन्सेप्ट तो बताओ। मिनिमम दूरी होगी कब? क्या इसकी वेलोसिटी घटेगी?
और उसकी जब तक इसकी ज्यादा होगी तब तक क्या दूरी घटती रहेगी? क्या एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की रफ्तार, याद कर स्प्रिंग में मैक्सिमम टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कुछ नहीं याद, याद है 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें दो पार्टिकल के बीच का मैक्सिमम इलोंगेशन मिनिमम इलोंगेशन कब होता था? जब क्या दोनों के बीच की रफ्तार सेम होती। नहीं आया, नहीं आया, ये वैसी ही बात है। लॉजिकली भी सोच, जब अपन पास आएंगे तो इसकी रफ्तार घटेगी और इसकी, पर जब तक उसकी ज्यादा है तब तक दूरी कम हो रही है, तब तक दूरी। मान लो एक सिचुएशन आ गई जिसमें Q1 की रफ्तार v हो गई और Q2 की रफ्तार v हो गई। इसके बाद रफ्तार घटेगी बढ़ेगी, मतलब दूरी बढ़ेगी घटेगी, दूरी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि इसकी रफ्तार अभी भी घटेगी और इसकी, तो क्या दूरी बढ़ने लगेगी? क्या यही वो सिचुएशन है जब R मिनिमम आएगा? यही वो सिचुएशन है जब, पहले तो क्या यहां तक की बात समझ आई है? मैं 3 लेक्चर कराऊंगा, तीनों अच्छे होंगे और सीक्वेंस में होंगे, ध्यान से सुन। Q1 पहले तो यहां तक का कंसेप्ट समझ आया? नहीं आया। अब ध्यान से देखो तो आपके पास 2 वेरिएबल है V और R मिनिमम, V और एक इक्वेशन तो तुझे स्टैंडर्ड आती है ये वाली, इसको तो लगा ही लेता हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 बाई R मिनिमम। क्या फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी है? हाँ। क्या दोनों की है? तो लिखी जाएगी mv स्क्वायर। क्या लिखी जाएगी? यार तुम्हें नहीं आया, क्या लिखी जाएगी? तुम्हें दूर दूर तक समझ। पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, R मिनिमम और V, मतलब क्या सवाल सॉल्व करने के लिए एक और, कौन सी? सवाल को करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए ना। इनिशियल मोमेंटम कितना है? अब तुम्हें इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv0। और फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? 2mv। क्या यहां से v की वैल्यू v0/2 क्या उठा के यहां रख सकते हो? क्या R मिनिमम निकल आएगा? कोई खास बात? आइए इधर सुनो, इसका एक और बढ़िया वर्जन जो तुम्हें नहीं आएगा मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो एक Q1 चार्ज है, फिक्स्ड है, इससे अनंत दूरी पर इससे एक Q2 चार्ज बिल्कुल इसकी लाइन में नहीं, इससे ऊपर ऐसे फेंका गया V0 से। ये वैसी ही बात है, याद कर कि जब उस गोल्ड फॉइल पर चार्ज पार्टिकल डाले जाते हैं तो सभी उसी के लाइन में होते हैं या कुछ इधर उधर टेढ़े मेढ़े होते हैं? अरे यार हाँ ना बोल, उन टेढ़े मेढ़ों में से एक है ये। तो ये सीधा जाएगा टेढ़ा मेढ़ा? भले तो ये कैसे जाएगा अंदाजन? चुप रहे यार, Q2 चार्ज इस Q1 की वजह से क्या फोर्स ऐसे लग रहा है, पास आते हुए दूर जाते हुए। पैराबोला कैसे लग जाएगा ऐसे? फोर्स कौन सा आया इधर जो ले जाएगा इसको? ये पार्टिकल जाएगा ऐसे। हमें थोड़ा बहुत गोल्ड फॉइल पढ़ाओ तब भी ऐसे ही दिखाए थे पार्टिकल्स। रदरफोर्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी तो कुछ तो कम से कम कुछ तो रिवाइज करा करो कभी तो, मतलब थोड़ा बहुत। खैर मैं मूड नहीं खराब करना चाहता, कंट्रोल। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा क्योंकि इसकी वजह से लगने वाला इस पे फोर्स क्या दूर ही लग रहा है हमेशा। तो जो R मिनिमम आएगा वो ये होगा,
ऐसे। इस समय इसकी रफ्तार जीरो होगी, ये जरूरी v होगी, इनफैक्ट v होगी। अभी भी एक इक्वेशन तो हमारी स्टैंडर्ड है, वो u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर ये r मिनिमम। तो एक इक्वेशन तो लिख डालते हैं, u इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर हाफ m प्लस k q1 q2 बाई r k q1 q2 बाई यार मुझे लगाएं तो मैं आया k q1 q2 बाई r मिनिमम। बहुत बढ़िया सब यार। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो एक्सटर्नल फोर्स है, आप इसमें लगा सकते थे। मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? जब नेट फोर्स, यहाँ पे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है, तो इन दोनों पे मिलाकर नेट फोर्स 0, तो भाई इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पॉसिबल, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पॉसिबल नहीं, तो दिक्कत है। तो फिर कौन सी इक्वेशन लगाऊं? पोटेंशियल एनर्जी लगा तो दी, अब क्या एक ही इक्वेशन घुमा घुमा के 20 बार लगाऊंगा? तीसरी इक्वेशन लगेगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सी? सर हम 20 जन्म भी सोचते ना, पर ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस आप इसलिए सोच पाए क्योंकि आपने 11th रिवाइज ही नहीं करी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करी है, मतलब बिल्कुल। Q2 m d r मिनिमम v। अब अगर हम बहुत ध्यान देंगे, मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, तो इस Q1 Q2 की वजह से इस पे फोर्स इधर है, इस पे इधर है, तो जहां पर Q1 रखा है ना उसके अक्रॉस इस फोर्स और इस फोर्स का टॉर्क 0 है। टॉर्क होता है r क्रॉस f। टॉर्क क्या होता है? तो इसके अक्रॉस टॉर्क, तो इसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस टॉर्क 0 होता है उसके अबाउट क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है mr क्रॉस v। क्या होता है? तो अबाउट टॉर्क अबाउट a इज इक्वल्स टू 0 implies एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम इज, यानी कि L इनिशियल बराबर L, एंगुलर मोमेंटम होता है mr क्रॉस v। क्या होता है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में mr क्रॉस v। r आपका ऐसे होगा, पर mr क्रॉस v की जगह क्या? mr परपेंडिकुलर v, मतलब क्या? m v नॉट d। m v नॉट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, m v नॉट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनली mr, याद करो r और v में कितना एंगल? कितना? कितना? तो mr क्रॉस v में क्या? mrv 90, mrv sin 90, mrv r की जगह r मिनिमम और v की जगह v, तो लिखा गया m r मिनिमम v। सेकंड इक्वेशन। कितनी इक्वेशन? वेरिएबल कितने? ऐसे सॉल्व होते हैं 3 सवाल, और ये पूरे वहीं से जहां से मैं आपसे बोल रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और मुझे पता है कि क्लास में बैठे हुए 50% बच्चे को हवा नहीं लगी है, क्या हुआ नहीं लगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। घर जाओ, एंगुलर मोमेंटम पढ़ो और टॉर्क पढ़ो, तभी आएगा समझ में, वरना नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है ये, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया गया है। फॉर्मेट मैंने आपको क्लियरली से समझाई है एकदम। उदाहरण
उतार लिया गया। अरे यार तुम लोगों को दूर दूर तक नहीं पता था ना ये MR क्रॉस V? सुना सुना लगा होगा ना। टॉर्क जानते हो? टॉर्क क्या बात कर रहे हो यार। वो तो क्या है, मैंने कंट्रोल कर लिया। तो 1 घंटे भाषण सुनते तुम आज कम से कम। कई लोग तो उत्साह रहे, सुनाओ सुनाओ, हम भी 1 घंटे सो लेते। हमें कौन सा आपके भाषण का असर होता है। हाँ, जिसको भी घोपना हो ना अभी क्लास के बाद आ जाना, पेन लेके आना ऐसे, ओके है ना। क्या ये तीनों इलस्ट्रेशन क्लियर है? ध्यान दो, तो सीक्वेंस में कराया गया। पहले में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन है, दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में एनर्जी कंजर्वेशन है प्लस, तीसरे वाले में एनर्जी कंजर्वेशन है और, बोलो क्लियर है। सो दीज आर स्टैंडर्ड के अच्छी फॉर्मेट्स हैं ये, अपने को इनमें क्लैरिटी होनी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए अपने उसको डिफाइन करी, उसकी वैल्यू आई K Q1 Q2 by R। बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी और हमने ये भी समझा कि बेसिकली इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू, ये हमें समझ में आया। अरे पर ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R तो तब है जब क्या दो चार्जेस Q1 Q2 R दूरी पर रखे हो, कितने पे? किसी ने बोले चार्जेस 2 से ज्यादा हो तो 3 हो, 4 हो, 5 हो। अरे अभी तो आपने 2 ही खेला है। क्या खेला है? क्या 3 भी हो सकते हैं? क्या 4 भी हो सकते हैं? क्या 5 भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो लिखें पोटेंशियल एनर्जी फॉर, पोटेंशियल एनर्जी फॉर potential energy for large number of particles या for particles greater than 2, potential energy for more than equal to 2 particles। अरे कुछ भी लिख लो, परेशान कर रहे हैं। Q1 Q2 स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। Q1 और R दूरी पर रखे हो तो हम जानते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी R है, सॉरी K Q1 Q2 by R। इसको तरीका क्या है अभी वही, सबसे पहले Q1 को लाओ। किसको लाओ? जब Q1 को लाओ तो कोई कार्य है, बोलो क्लियर है। ऐसे समझते हैं इसको, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब Q1 को लाए तो कोई कार्य है, जब Q2 को लाए तो क्या 2 को जब लाए तो क्या 1 की वजह से कार्य करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू, बेसिकली ये वो कार्य है जो करना पड़ा जब 2 को लाए 1 की वजह से। यार हाँ ना बोल। तीसरे को लाए नहीं तो खेला खत्म। तो 0 प्लस K Q1 Q2 by R नहीं आया तो आंसर आया K Q1 Q2 by R, सिंपल। बट दिस प्रोसेस वी विल फॉलो इन अदर पार्टिकल्स ऑल्सो। सपोज you have to form a system in which there are 3 particles Q Q Q A A A. Suppose you have to form this system. Suppose we have to form this. Suppose we have to form this system. तो अगर हमें इस सिस्टम को फॉर्म करना है तो हमें एक बेसिक बात समझ में आई कि क्यों ना मैंने नंबरिंग कर दें 1 2 3। जब मैं सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी सुनना, जब मैं सबसे पहले 1 को लाई तो क्या कार्य करना पड़ा? जब मैं सबसे पहले 1 को लाया तो क्या कार्य करना पड़ा? कोई कार्य 0 कार्य।
पर जब मैं 2 को लाया क्या 1 की वजह से करना पड़ा? अरे हाँ ना बोल। जब 3 को लाया तो क्या 1 की वजह से करना पड़ा? और क्या 2 की वजह से भी करना पड़ा? अरे नहीं आया, नहीं आया। पर जब 3 को लाया तो 1 की वजह से जो कार्य करना पड़ा वो इस बात के इंडिपेंडेंट है कि 2 है कि नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चार्जेस। हाँ ना बोल यार, कोई बुरे वाली बात। भारत माता की। ये मैंने अपने आप को जगाने के लिए करा था। नहीं आया। अब जो 2 को लाए तो 1 की वजह से कितना कार्य करना पड़ा? K Q1 Q2 by A। जब 3 को लाए तो क्या 1 की वजह से भी करना पड़ा? K Q1 Q2 क्या K Q स्क्वायर लिखो, K Q स्क्वायर बाई। ऐसे जब 3 की वजह से K Q स्क्वायर बाई A, K Q स्क्वायर बाई। नहीं आया, नहीं आया। सोच लो, कोई बुराई नहीं है। आंसर आया 3KQ स्क्वायर बाई A। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई क्या वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि हमने जाना है कि पोटेंशियल सिस्टम इज बेसिकली वर्क डन बाय द एक्सचेंज टू फॉर्म द सिस्टम। तो मान लो मैं तो कह रहा हूँ आपको एक और सवाल दे दिया जाए जिसमें एक स्क्वायर पर 4 चार्ज रखे हो ए क्यू 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 क्यू। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत। बेसिक से, अरे बेसिक से कर लो ना, मरो मत, रुक जा, अभी उतार लेना। सबसे पहले 6KQ स्क्वायर बाई, चेक करते। सबसे पहले 1 को लाए, किसको लाए? कोई कार्य? पक्की बात। फिर क्या 2 को लाए, 2 का 1 की। फिर क्या 3 का 1 की वजह से और 3 का 2 की वजह से। नहीं आया। फिर जब 4 को लाए तो 4 का 1 की वजह से, 4 का 2 की वजह से, 4 का 3 की। 1 2 3 4 5 6। क्या 6 टर्म है? क्या आंसर आएगा? 6। नहीं भाई साहब, दूरियां भी अलग अलग है, पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए 6 कर दिया। रुक जाए, दूरियां अलग अलग है। 2 की वजह से जब 2 को लाए तो 1 की वजह से KQ स्क्वायर बाई A। 3 को जब लाए तो 1 की वजह से KQ स्क्वायर बाई √2A। कितना? अरे 3 और 1 के बीच तो √2 है, दूरी है। 3 का 2 की वजह से KQ स्क्वायर बाई A। 4 का 1 की वजह से KQ स्क्वायर बाई 4 का 2 की वजह से KQ स्क्वायर बाई 4 का 3 की वजह से। कोई बुराई? KQ स्क्वायर बाई A कॉमन आ गया। KQ स्क्वायर बाई A 4 प्लस √2। 4 प्लस नहीं आया। ध्यान सुनना आप जो कह रहा हूं, तो ध्यान से देखे तो तुझे समझ में आएगा कि जब 2 पार्टिकल थे तो 1 टर्म थी। 2 पार्टिकल थे तब 3 पार्टिकल हैं तब 3 टर्म है। 4 पार्टिकल हैं तब, सोच अगर 5 पार्टिकल होते तो, अगर ये 4 की जगह 5 पार्टिकल होते तो सोच, एक और 5वां पार्टिकल लाऊं तो कितनी टर्म और जुड़ेंगी? एक 5वां पार्टिकल लाऊं तो कितनी टर्म और जुड़ेंगी? क्या 4 और जुड़ जाएंगी? नहीं आया। अरे सोच लो, तो क्या 10 हो जाएंगी? सोच 6 लाऊंगा तो क्या 5 और जुड़ेंगी? तो क्या 15? ध्यान से देख, नंबर ऑफ टर्म्स है NC2। क्या है? नहीं आया। क्या है? N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, NC2। PNC पढ़ा है ना? NC। अरे भाई साहब नहीं आया, सोच लो। अभी रुक जाओ ना, मरो मत, सुन तो लो पहले। अब सोच, मान लो ये 8 पार्टिकल होते क्यूब,
5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना, फिक्स्ड है ये, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा जाता है। अगर ये 8 पार्टिकल होते तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स होती? 8c2। 8c2 का मतलब 28। कितना? क्या अपन 28 टर्म लिखते लिखते बावड़े हो जाते हैं? पर प्रोसीजर तो यही कहता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसके बीच में से निकाली गई। ऑल्दो द बेसिक प्रोसीजर इज दिस, इफ अगर वो कोई भी सिमेट्री बिगाड़ देता है तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात। पर जाहिर सी बात है, ज़्यादा टर्म आपसे नहीं लिखवाएगा तो सिमेट्री मेंटेन करेगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो काम कर सकती है। पहले तो क्या बेसिक प्रोसीजर समझ में आया? पहले को लाओ, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, चौथे को लाओ और सबका वर्क डन लिखते जाओ। बोलो क्लियर है? नाउ व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? आप ऐसे समझो, यहीं से उठाते हैं। ये जो u21 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, u21 प्लस तो 2 से डिवाइड भी करो 1/2। क्या इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 क्या एक ही बात है? नहीं आया तो इसको ऐसे लिखो। मैं 3 के लिख रहा हूं, मैं जनरलाइज कर लूंगा। u21 प्लस u12 प्लस u31 प्लस u13 प्लस u32 प्लस u23। नहीं आया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, क्या दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1? तो मैं नहीं आया। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। ध्यान से सोचो तो u ऑफ द सिस्टम आया u1 प्लस u2 प्लस u3। सोच अगर 4 होते तो, 5 होते तो डॉट 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 बाई। और ध्यान सुनो, इस सवाल में 1 2 3 में क्या अंतर है? कुछ नहीं, मैं सिमेट्री के हैं तो इसमें 1 2 3 4 में क्या अंतर है? तो u1 और u2 और u3 और u4 क्या बराबर है? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? तो सोच, इसको शॉर्ट ट्रिक को कैसे लिख लिया गया? u सिस्टम लिखा गया n/2 u1। क्या लिखा गया? तुम्हें दूर दूर तक समझ क्या लिखा गया? n/2 n/2। अरे नहीं आया। लिखा गया n/2 u1। अब देख कैसे काम करती है। जैसे सवाल देखा मैंने, n/2 का मतलब 3/2 और 1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या 2 के कारण से, 2 और 3 क्या दोनों a दूरी पर, तो 2 इंटू kq²/a आंसर। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। उधर सुन 4 वाले पे 4/2। अरे यार 4/2 u1। 1 की एनर्जी 3 कारणों से, 1 2 और 3 क्या 2 a दूरी पर है, 2 kq²/a और क्या 1 √2a दूरी पर है, kq²/। आंसर देख। अरे यार तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? क्या शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? उतार, फिर एक सवाल कराता हूं। इधर सुन, इस फॉर्मेट का जो सबसे टफ सवाल होता है वो ये वाला होता है कि मान लो आपको एक क्यूब ले लिया जाए जिसपे चार्ज क्यू क्यू रख दिया जाए, एक क्यूब ले लिया जाए और सब तरफ चार्ज क्यू क्यू रख दिए जाए। अगर जनरल तरीके से करेंगे तो क्या उसकी तो क्या उसमें 28 टर्म आएंगी? बोलो क्लियर है? क्यूब है साइड ए, शॉर्ट ट्रिक से करके बताओ इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? देख शॉर्ट ट्रिक क्या थी पहले बता। 8/2 u1, 8/2। अब सोच कोई भी 1 मान लो,
इससे कितने चार्ज ए दूरी पर हैं? कितने? अच्छा, एक 8 है टोटल, तो एक पर पोटेंशियल एनर्जी क्या 7 की वजह से होगी, तो 3 तो ए दूरी पर हैं, तो क्या लिख दिया गया 3kq²/a। क्या 3 टर्म खत्म हो गई? अरे नहीं आया, जो खत्म हो गई इसकी वजह से इसका टिचकाऊं बोलो, क्लियर? चलो बोलो, ये वाला पार्टिकल कितनी दूरी पे? ये वाला, ये वाला, क्या तीनों √2a भी खत्म हो गए, प्लस 3kq²/√2a। एक और क्या बॉडी डायगोनल बचा? बॉडी डायगोनल क्या होता है? क्या √3a दूरी? तुम्हें दूर दूर तक याद, तो आंसर आया kq²/√3a। ये इसका टफ सवाल, खेला खत्म। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात। अब होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। सीबीएस डिस्कशन चालू हुआ नहीं हुआ? जुलाई का टारगेट 20 है, कितना? 20 सीबीएस आपके कंप्लीट हो जाने जुलाई में, जुलाई तक आपकी। हाँ, तो रेगुलर करवाओ, आप टारगेट है ये। टीचर्स को बोल दूंगा आपका भी है, पर आप नहीं करोगे तो वो नहीं करेंगे। मैं वो पहले बोल रहा हूँ बात। कितना टारगेट है? 20 आपका जुलाई में 20 सीपीएस पूरे हो जाने। खैर लिखो एक्सरसाइज 1। छब्बीस तक एक्सरसाइज 2 20 तक, एक्सरसाइज 1 26 तक, एक्सरसाइज 2 20 तक, बस।